बिल्कुल नहीं। हम अपने अगले चरण की बात करेंगे। 5 मार्च से 10 मार्च सभी शहरों में धरना दिया जाएगा, समन्वय समिति का गठन होगा। ये धरना ज्यादातर शहरों में शहीद चौक या महात्मा गांधी चौक होता है, वहां पर दिया जाएगा, वहां पर आयोजित किया जाएगा। और सभी जिलों में 50 किलोमीटर तक पदयात्रा निकालने का हमारा लक्ष्य है। 17 मार्च से 20 मार्च की जो अवधि है, जब हमारी यात्रा समापन की ओर होगी महाराष्ट्र में, मुंबई में, 17 मार्च से 20 मार्च तक इस देश के हर जिले में एक पदयात्रा सिंबॉलिक निकाली जाएगी 50 किलोमीटर की, जिससे लोगों के बीच इस सेना की अवमानना का, सेना के इस अपमान का, युवाओं के भविष्य का, सेना के अपने भविष्य का राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जो निर्माण किया जा रहा है, वो मैसेज जरूर जाए। हम एक मिस्ड कॉल नंबर यहां से आपके माध्यम से जारी कर रहे हैं, उसको मैं पढ़ देती हूँ। 9999812024। मैं फिर से बोल देती हूँ, 9999812024। और जैसा कि यूपी की भाषा में बोला जाता है, 9999812024। हमसे जुड़ने के लिए इस नंबर पर मिस्ड कॉल दी जा सकती है, अन्यथा आप jayjawan.in JAYJAWAN.in पर लॉगिन करके भी अपना समर्थन हमें दे सकते हैं। ऐसा करना क्यों जरूरी है? ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। वो सेना जो सियाचिन की बर्फीली पहाड़ों पर बैठकर सुनिश्चित करती है कि हम और आप यहाँ पर बैठकर बात कर सके, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। उन माँ बापों के आंसुओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है जिनके बच्चों के शव तिरंगे में लिपट कर वापस आते हैं। उस सेना के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता कि जब पिता घर से बॉर्डर के लिए निकलता है तो उसको पता नहीं है कि वो वापस अपने बच्चों को देखने के लिए आएगा भी कि नहीं आएगा। और इसीलिए मैंने प्रमुख, जो सेना प्रमुख श्री मनोज मुकुंद नरवाणे थे, उनकी किताब का जिक्र किया है, जहां पर वो कहते थे कि वो हतप्रभ थे कि इन चीजों को क्यों थोपा गया, और बजाय उस चीज का जवाब देने के सरकार ने उनकी किताब जो अभी आने वाली थी उसको इलेक्शन के बाद तक के लिए पुश कर दिया गया। और एनडीए मतलब विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय उनकी किताब के उन पृष्ठों को पढ़कर उसका आकलन करेगा। मतलब अगर आप चोर को चोर कहिएगा तो चोर आपको सर्टिफिकेट देगा कि आप उसको चोर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ये हालात है इस देश के। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि आकांक्षाओं को कुचलने का यह जबरदस्त काम हुआ है, और क्या क्या इसमें इन अग्निवीरों को नहीं मिल रहा है उसका जिक्र कर लेना जरूरी है। इस अग्निपथ में चयनित युवाओं को नियमित सैनिकों से कम वेतन मिलता है। इनका मासिक वेतन करीब 21,000 रुपए है और सैनिकों को 45,000 मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये शहीद नहीं होते। अभी आपने देखा कि कैसे 22 साल का एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसकी मां का क्या हाल था। मेरे ख्याल से अभी सार्वजनिक रूप से 2 अग्निवीरों के शहीद होने की भी खबर आ चुकी है, और इस देश की सुरक्षा में वो लोग शहीद हुए। एक नियमित सेना के जवान को 15 साल तक पूरा वेतन मिलता है, उसकी पेंशन उसके जीवन काल तक होती है। अग्निपथ में चयनित युवा के परिवार को तब तक लाभ मिलता है जब तक पत्नी और माता पिता जीवित हैं। अग्निपथ में चयनित युवा को चिकित्सा और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलता है। 15 साल तक फुल पे रिटायरमेंट जो बाकी लोगों को मिलता है वो नहीं मिलता है। एक सैनिक की शहादत पर 75 लाख इंश्योरेंस का दिया जाता है, वो नहीं मिलता है। 55 लाख रुपए की एक्सग्रेशिया अमाउंट राशि नहीं मिलती है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलती है, सीएसडी फैसिलिटी नहीं मिलती है। सभी तरह के मिलिट्री बेनिफिट और जो बाकी प्रावधान सरकार अनाउंस करती है वो नहीं मिलती है। 4 साल के बाद क्या किसी ने ये चिंता जताई है कि अग्निवीरों का क्या होगा? क्या किसी ने सोचा है
कि ये भी रोजगार एक्सचेंज के बाहर बेरोजगारी का तख्ता लेकर खड़े रहेंगे? क्या किसी ने ये सोचा है कि सैन्य प्रशिक्षित इन अग्निवीरों का आगे क्या होगा? परिवार का कोई लड़का अग्निवीर आज बना है, वो 4 साल बाद क्या करेगा? क्या किसी के पास, इस सरकार के पास जवाब है? इस सरकार के मंत्री के बच्चे हार्वर्ड जाएंगे पढ़ने, वो बॉस्टन जाएंगे, वो कैम्ब्रिज जाएंगे, वो ऑक्सफोर्ड जाएंगे, और आपके बच्चे अग्निवीर बनेंगे 4 साल के लिए, और 4 साल के बाद उनको कटोरा थमा दिया जाएगा। अगर इतनी अच्छी अग्निवीर की योजना है तो मोदी सरकार के हर मंत्री का लड़का आए अग्निवीर में, वो बजट मारेंगे, वो मलाई चाटेंगे सत्ता की, हमारे बच्चे अग्निवीर बनेंगे, और उनको कोई सुरक्षा कवच कुछ नहीं मिलेगा, उनको 4 साल बाद गेट आउट कह दिया जाएगा। आप सोचते हैं कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का क्या सिला दे रही है ये सरकार? मैम, जिस तरह से आप कह रही है कि सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने अपनी किताब लिखी है, जब सरकार अग्निवीर योजना लेकर आई थी तो सेना के अधिकारियों को इस योजना के आगे कर दिया था उन्होंने इस योजना का बखान किया था अधिकारियों ने, सैन्य अधिकारियों ने। लेकिन अब आर्मी चीफ जो है हमारे एक्स आर्मी चीफ, वो उसकी बुराई कर रहे हैं योजना की। तो जब वो पद पर थे तब इसकी बुराई क्यों नहीं की उन्होंने खुलकर? बहुत अच्छा सवाल है। इतने लोग इस देश के पद पर हैं, कितने जजेस हैं, कितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी संस्थाओं के जिनको लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी है वो लोग हैं, कितने प्रबुद्ध मीडिया के साथी हैं, कितने लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक आर्मी चीफ के ऊपर तो चलिए हम ठीकरा फोड़ देंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी का पहला रूल होता है अनुशासन। जो चुनी हुई सरकार ने किया है वो उसके खिलाफ रिबेल नहीं करेंगे। ये हम में और हमारे आसपास के देशों में अंतर है, और इसी अंतर से इस देश का लोकतंत्र बचा हुआ है। लेकिन अगर एक पूर्व आर्मी चीफ अपनी किताब में इस बात का जिक्र करता है कि ऐसी स्कीम को उनके ऊपर थोपा गया, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, नौसेना और वायुसेना को तो इसके बारे में पता ही नहीं था, 75% लोगों को रिटेन करना था, रिटेन सिर्फ 25% को किया जा रहा है। तो बजाय इसका स्पष्टीकरण देने के, बजाय कहने की कि हाँ उनकी चिंता वाजिब है, हम इस पर काम करेंगे, हम इस योजना में बदलाव करेंगे, हम लोगों का भविष्य सुरक्षित करेंगे, मोदी सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी किताब मई और जून चुनाव के पहले ना छपे, और उनकी किताब के पब्लिशर से वो 2 चैप्टर रिव्यू करने के लिए मांगे गए। किताब मैंने लिखी है, आपके खिलाफ लिखी है, आपकी नीति पर लिखी है, आप भी मुझे सर्टिफिकेट दीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है सवाल पूछना तो आप लोगों का काम है। आप लोग पूछिए सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करके, पूछिए कि अग्निवीर में जो लड़के हैं उनका 4 साल बाद क्या होगा, और क्यों इस सरकार के मंत्री के लड़के इस योजना का हिस्सा नहीं है। मैम, सरकार ने साफ कर दिया था कि जब अग्निवीर से रिटायर होंगे तो उनको सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी। आपसे मैं काउंटर क्वेश्चन कर लेती हूँ। सरकार ने ऐसी बहुत सारी बातें साफ करी है। परसेंटेज उन लोगों की जो रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयमेंट पाते हैं वो लगातार गिरती जा रही है सैन्य बलों से, 10% से कम है। उनका क्या कीजिएगा? उनका तो आप कुछ कर नहीं पा रहे, जो अच्छी खासी नौकरी करके एक अनुशासित सेना का हिस्सा बन के रिटायर हुए हैं। 4 साल के बाद इनका क्या होगा? इनको आप नौकरी दे दीजिएगा। नौकरी कहां दीजिएगा? 11 लाख सरकारी पद खाली है उत्तर प्रदेश में, अभी बजट आया है, नंबर आंकड़े यही के मैं बता रही हूं। इन 11 लाख सरकारी पदों को भर तो आप रहे नहीं तो कहां नौकरी दीजिएगा? 60 लाख सरकारी पद पूरे देश में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलाकर खाली है, क्यों नहीं भरे जा रहे? पद आप भरिएगा नहीं और फिर कहिएगा नौकरी देंगे, किसको नौकरी दीजिएगा भाई? इन अग्निवीरों को तो छोड़िए, नॉर्मल लोगों को नौकरी देने की बात तो करिए। वो कंपनियों को देके नौकरी और क्या करें? कंपनियां जिनके चल रही है, नौकरी जो है और संसाधन जो है वो मोदी जी के मित्रों को, अडानी को दिए जाएंगे, जिससे कि वो और अमीर होते जाए। आप कुछ ग्राफ और कुछ डेटा पढ़ना, आप लोग भी कृपा है मेरी, मैं कहूँगी मेरे ऊपर कृपा होगी, पढ़िए। जिस दौरान अडानी ऐसे बढ़ रहे थे उस दौरान देश की आय ऐसे गिर रही थी। ऐसा क्यों है? अडानी ने इतना नंबर 683 से 2 नंबर पर आ गए,
दुनिया के सबसे दूसरे अमीर आदमी बन गए। कितनी नौकरियां बनाई, कितनी नौकरियां बनाई उन लोगों ने जिनके 14.5 लाख करोड़ माफ हुए। लेकिन आपके आटे दही, आपके बच्चों की कलम किताब, आपकी दवाई, आपके अस्पताल पर जीएसटी लगाया, कॉर्पोरेट टैक्स खत्म करके 22% पर ले आए। आप 33% दीजिएगा, आप जीएसटी भी दीजिएगा। एक अपना सा रिक्शा चलाने वाला और इस देश का सबसे अमीर आदमी आटे दही पर एक बराबर जीएसटी देगा। तो ये अमीरों की, ये सूट बूट की, ये मित्रों की सरकार है और उन्हीं के लिए चलती है। लोगों का क्या होगा, आपने तमाम ऐसे वीडियो देखे होंगे कि कैसे कैसे लोगों को उसमें डाला जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन करीब 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे एग्जाम पास कर लिए थे, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। आज बेरोजगारी 45 साल में सबसे ऊंचे लेवल पर है और इसीलिए जो 10 साल से अन्याय और बेरोजगारी का दंश इस देश ने सहा है, इसमें जय जवान अभियान की शुरुआत करनी जरूरी होगी। और उसका घोष खुद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 31 जनवरी को करके दिया। एक राष्ट्रव्यापी महासंग्राम, एक महाअभियान है, जय जवान अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध। और अब मैं इसके बारे में जो चीजें हुई है उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये अभियान उन लोगों के लिए, उनकी दुर्दशा के लिए, उनके अन्याय के खिलाफ है। वो 1.5 लाख लोग जिन्होंने 2019 से 2022 के बीच में नियमित भर्ती के तहत 3 गौरवशाली सैन्य बलों में, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना में जिनका चयन हो गया था, उनकी स्वीकृति हो गई थी। सारी प्रक्रियाओं के बावजूद उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई और अचानक सशस्त्र बलों पर यह थोप दिया गया। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे, आर्मी के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री नारायण जी ने खुद कहा है, अपनी किताब में इसका जिक्र किया है और कहा है कि कैसे वो स्तब्ध थे कि ऐसी योजना थोपी गई। और वो स्तब्ध थे कि ये सिर्फ ये भारतीय सेना पर नहीं, नौसेना और वायुसेना पर भी थोपी गई। और वो ये सोचकर, वो सुनकर भी स्तब्ध थे कि कैसे जहां पर 75% लोगों को रिटेन करना था, महज 1/4 25% लोगों को रिटेन करने की इस योजना को प्रारूप दिया गया। तो इसका विरोध सैन्य बलों के अंदर से हो रहा है, क्योंकि यह भारतीय सेना के पराक्रम के साथ खिलवाड़ है। और इस अभियान के तहत हमारी 2 महत्वपूर्ण मांगे हैं। हमारी पहली और बहुत बड़ी मांग है कि ये जो 1.5 लाख लोगों को आपने वंचित किया, जिन्होंने टेस्ट पास किए, जिन्होंने इंटरव्यू पास किए, जिनका मेडिकल प्रशिक्षण भी हो गया था, उनको जो आपने वंचित किया, उनकी तुरंत आप बहाली कीजिए और पुरानी नियम कानून पर कीजिए। और हमारी दूसरी और बड़ी मांग, और ये सिर्फ हमारी मांग नहीं है, देश के युवाओं की मांग है, उन लोगों की मांग है जो लगातार राहुल जी से, लगातार हम लोगों से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, अलग अलग जगहों पर मिलते हैं कि रक्षा बलों में पुरानी भर्ती प्रणाली जो है वो वापस बहाल की जाए। ये मखौल है देश की रक्षा के साथ, देश के सैन्य बलों के साथ। एक रूपरेखा है, टाइम टेबल है। इस पूरे महायोजन को 3 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। जो पहला चरण था वो संपर्क, जनसंपर्क का था, जिसका लक्ष्य था 30 लाख परिवारों तक पहुंचना। 1 फरवरी से 28 फरवरी तक ये चलेगा। इसके लॉन्च के पूर्व की कुछ गतिविधियां आपको बता देना चाहती हूँ। हमारे राज्यों में टेंडर निकलता है और टेंडर निकलने के बाद जो LOI आता है उसको हम काम दे देते हैं। हम तो अडानी को लेके बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, ग्रीस नहीं घूम रहे हैं। जब हम वहां से वापस आते हैं तो अडानी को वहां के सारे कारोबार मिले जा रहे हैं। अडानी को श्रीलंका में काम मिला, अडानी को बांग्लादेश में मिला, अडानी को ग्रीस में मिला, अडानी को इजराइल में मिला। और कब कब मिला? जब मोदी जी वहां से अपना दौरा करके अडानी के हवाई जहाज में वापस आ जाते हैं। तो सवाल इस बात का नहीं है, हम बिल्कुल भी एंटी इंडस्ट्री नहीं है। असलियत यह है कि कारोबारियों की सबसे ज्यादा बढ़त इस देश के लोगों के साथ हमारे शासनकाल में हुई। यह असलियत है। हम अगेंस्ट हैं सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का आधिपत्य हर बिजनेस पर हो जाए। आज मेरा मन है कि भैया तुम्हारे नाम सारे हवाई एयरपोर्ट कर देंगे,
तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखित में दिया, नीति आयोग ने लिखित में दिया, उसके बाद भी आपने क्यों 5-5 हवाई अड्डे उनके नाम कर दिए? उन्होंने लिखित में ना दिया था, आपने क्यों रातों रात रूल बदलकर उनको इस देश के एक के बाद एक पोर्ट दे दिए? आपने क्यों कस्टम डिपार्टमेंट को मना किया कि वो उनके कोल आवंटन पर जो खोलना चाहती थी केस ना खोले? दुनिया भर के रेगुलेटर जांच करेंगे अडानी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपकी सेबी जाकर कहेगी हमारे पास तथ्यों को बटोरने का साधन नहीं है। यह सरकार चलाने के तरीके होते हैं। अरे आप सरकार पारदर्शिता से चलाइए। एनसीएलटी के तमाम ऐसे केसेस, तमाम ऐसे एसेट्स हैं जिन पर 70-80% हेयर कट लेकर उनका लोन खत्म करके, उनकी डेट खत्म करके आपने अडानी के हवाले कर दिया। कौन से टेंडर के थ्रू ये काम हुआ? तो अनर्गल बातें सरकार करती है। हम सरकार से बस ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो अडानी के खिलाफ इतने गंभीर आरोप लगे हैं, और वो आरोप हवाला के हैं, वो आरोप स्टॉक मैनिपुलेशन के हैं, वो आरोप शेल कंपनीज के हैं, उसके बारे में सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि उसको बोला गया है अडानी पावर के खिलाफ कोई भी पीआईएल, कोई भी मामला दर्ज मत करिए। उसके 48 घंटे बाद कस्टम डिपार्टमेंट जाना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, आवंटित कोल घोटाला खोलने के लिए, बोला जाता है नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? संयम है कोतवाल तो डर काहे का, और हम चुप रहेंगे। स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, तो हमारा अपना मानना है कि तमाम ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस स्कीम पर प्रश्न लगे हैं, और इसलिए प्रश्न लगे हैं क्योंकि इस देश का एक बड़ा वर्ग सैन्य बलों की ओर, पुलिस सर्विसेज की ओर, अर्धसैनिक बलों की ओर आकर्षित होता था। लेकिन एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी और उस आंकड़े ने मुझे चौंका दिया। 2000, और ये आरटीआई का आंकड़ा है, सरकार का आंकड़ा है, 2022-23 में सैन्य बलों में आवेदन देने वालों की संख्या 34 लाख थी। 23-24 में वो घट के 10 लाख हो गई, क्योंकि सबको पता है कि इस फर्जीवाड़े से ना तो रोजगार मिलने वाला है, और 4 साल बाद जब आप बेरोजगार हो जाइएगा तो सरकार आपके हाथ में कटोरा थामने का काम करेगी। ये कितना बड़ा माहौल है उस देश में जहां पे 60% लोग युवा हैं। ये कितना बड़ा माहौल है उस देश में जहां पर बेरोजगारी 45 साल की सबसे चरम सीमा पर है। 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, 2022 में 4 करोड़ बेरोजगार है। 3 में से 1 ग्रेजुएट को नौकरी की तलाश है। ग्रेजुएट की अनएम्प्लॉयमेंट दर 43% है इस देश में। हर 2 घंटे में इस देश में 1 बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 बेरोजगार व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यापक समस्या का एक छोटा सा रूप है, लेकिन क्योंकि यह देश की सेना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह देश के सैन्य बल से जुड़ा हुआ है, इसको पुरजोर तरीके से रखना हम सबका काम है।